हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें हम ये थर्ड ईयर का एक पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम यूनिट 3 टॉपिक 1, जिसमें है साइलेंट फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्थानीय शासन क्या होता है या स्वशासन क्या होता है। स्थानीय शासन लोकतांत्रिक राज्य का एक अभिन्न अंग है। हम प्रतिदिन स्थानीय शासन द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं का प्रयोग करते हैं। आज के समय में हमारे देश की सरकारें, चाहे वे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, के कार्य बहुत बढ़ गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन के कार्य भी बहुआयामी हो गए हैं। आज सरकार और प्रशासन दोनों को कानून और व्यवस्था के साथ साथ विकासात्मक कार्य भी करने होते हैं। एक विकासशील देश के लिए यह जरूरी है कि वह अपने देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करे और इसके लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाकर इन्हें सही ढंग से लागू करे। इसके लिए आवश्यक है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर काम का बोझ कम हो और वह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अपना ध्यान दें। इसी के मद्देनजर स्थानीय शासन का जन्म हुआ। हमारे देश में स्थानीय शासन प्राचीन समय से विद्यमान है, लेकिन बीच में खास करके ब्रिटिश काल में इन संस्थाओं का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये संस्थाएं विद्यमान थीं। स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय क्षेत्र का शासन। यहां पर स्थानीय क्षेत्र से अभिप्राय गांव, गांवों का समूह, नगर जैसे सीमित क्षेत्र से है। बी.के. गोखले के अनुसार स्थानीय स्वशासन किसी विशिष्ट क्षेत्र का स्थानीय लोगों द्वारा एवं उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन है। जे क्लार्क के अनुसार स्थानीय शासन एक राष्ट्र और राज्य सरकार का वह भाग होता है जो मुख्य तौर पर ऐसे मामलों पर विचार करता है जिसका संबंध एक जिले या स्थान के निवासियों से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के स्थानीय मामलों का संचालन उस क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वयं या प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो ये है स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह का सिस्टम है हमारे यहाँ पे। देखिए, सबसे ऊपर हमारी केंद्र सरकार है, फिर आती है हमारी राज्य सरकार, और उसके नीचे आती है तीसरी सरकार, उसको कहते हैं हम स्थानीय सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये स्थानीय सरकार है, ये भी हमारी दो तरह की है। एक है अब हमारे शहरी स्थानीय निकाय, जो शहरों के लिए बनाए गए हैं, और इनमें मुख्यतः नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद भी बोल देते हैं इसको, और नगर निगम। ये तीन तरह के शहरी स्थानीय निकाय हमारे देश में विद्यमान हैं। और दूसरी स्थानीय सरकार है हमारी ग्रामीण स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और इनमें है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये है हमारे देश में सरकार, तीन लेवल पे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यहाँ पे लोगों को क्या है, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और अपने विकास के कार्य स्वयं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, व्यक्ति होता है एक, ठीक है, और कुछ व्यक्ति मिलके एक परिवार का गठन करते हैं। ठीक है, जैसे एक परिवार में 4 या 5 सदस्य होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परिवार। और कुछ परिवारों को मिला के क्या बनता है, गांव बनता है। ठीक है, जैसे 40, 50, 60, 70 परिवार हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं एक गांव। और गांव
कुछ गांवों को मिला के या किसी एक गांव को भी जहां पे अगर जनसंख्या को वो जो रिक्वायरमेंट है जनसंख्या की वो मीट करता है तो पंचायत बन जाती है, और अगर नहीं करता है तो कुछ गांवों को मिला के हम क्या करते हैं, पंचायत बनाते हैं। ठीक है, और कुछ पंचायतों को मिला के क्या बनता है, ब्लॉक बनता है, जिसे खंड कहते हैं। और कुछ ब्लॉक्स को मिला के जिला का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं जिला। ठीक है, जैसे अलग अलग जिले में अलग अलग संख्या में ब्लॉक हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम जिला। अब यहां पे अगर हम बात करें इसी लेवल पे, तो देखिए हमारी पंचायत लेवल पे क्या आ जाती है, ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे आ जाती है हमारी पंचायत समिति, और जिला लेवल पे आ जाती है हमारी जिला परिषद। और ये तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस किसके पार्ट हैं, ग्रामीण स्थानीय निकाय, और इनको हम बोल देते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और यहीं पे एक और चीज आती है, वो होती है शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम। ठीक है, तो ये है आपकी। अब नगर पंचायत होती है जो ऐसी पंचायत जो शहरीकरण की ओर अग्रसर हो। ठीक है, और नगर पालिका परिषद वहां होती है, छोटे नगर हैं, छोटे शहर हैं वहां पे। और नगर निगम वहां बनते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े क्या हैं, शहर हैं। जैसे हिमाचल में शिमला में नगर निगम है, धर्मशाला में नगर निगम है। ठीक है, तो इसी तरह से बड़े शहर जो हैं, ठीक है, जिनका एरिया जो है वो ज्यादा है, वहां पे नगर निगम। समझ गए? ओके, तो ये तो हो गया जिला तक। अब जिला के बाद जो हमारी अगली ये प्रशासनिक ये है संस्था है, वो है डिवीजन। डिवीजन के बाद आती है आपकी राज्य। ठीक है, और राज्य के बाद हमारा देश। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं, कुछ परिवार मिलकर गांव बनाते हैं, कुछ गांव मिलकर पंचायत बनाते हैं, कुछ पंचायत मिलकर ब्लॉक बनाते हैं, कुछ ब्लॉक मिलकर जिला बनाते हैं, कुछ जिला मिलकर डिवीजन बनाते हैं, और कुछ डिवीजन मिलकर राज्य का गठन करते हैं। और कुछ राज्य को जब हम मिला देते हैं तो उसका बन जाता है हमारा देश, जैसे हमारे यहाँ पे राज्य है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो राज्य स्तर पर क्या है, राज्य सरकार है, और देश के स्तर पर यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज केंद्र सरकार। तो ये है हमारा सारे का सारा ढांचा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि किस तरह से हमारा परिवार, गांव, पंचायत, ब्लॉक, जिला, डिवीजन, राज्य और देश बनता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पंचायती राज। हमारा देश प्राचीन समय से ही गांवों का देश रहा है। यहाँ ग्रामीण पंचायतें बहुत पुरानी संस्थाएं हैं। यह पंचायतें शासन के कार्य में प्रमुख भूमिका निभाती थी। मुस्लिम काल में इन पर बुरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन ने भी इन संस्थाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र लाने और देश का निर्माण करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया और पंचायतों की व्यवस्था की गई। ठीक है, संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारा 40 में व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो पंचायत जो है, पंचायत की व्यवस्था जो है वो संविधान की किस धारा के अंतर्गत आती है, 40 के अंतर्गत आती है। और ये धारा 40 किस क्या है, ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों को भागीदार बनाया गया। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 3 स्तरीय, ग्राम स्तर पर पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, पंचायती राज प्रणाली अपनाने की सिफारिश की। ठीक है, अतः बहुत से राज्यों ने पंचायती राज को अपनाया। सबसे पहले राजस्थान ने 1959 को पंचायती राज की स्थापना की। हिमाचल में सन 1968 में पंचायती राज विधान लागू किया गया था। देखिए 1968 में वैसे तो पंचायती राज विधान लागू किया गया था,
लेकिन 1952 में ही पंचायत यहाँ पे बन गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई उस तरह का विधान नहीं था। विधान के रूप में जो पंचायती राज है वो 1968 में ही यहाँ पे अपनाया गया। इसके बाद सन 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद ये पंचायती राज संस्थाएं बहुत सी समस्याओं से जूझती रही। इनमें से प्रमुख समस्या यह थी कि बहुत से राज्यों में इन संस्थाओं के चुनाव सही समय पर नहीं होते थे। राज्य सरकारें मनमाने ढंग से इन संस्थाओं का प्रबंधन करती थीं। अतः सन 1952 में पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्गठित करने और पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय संसद ने दिसंबर 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पास किया। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राज्य सरकारों ने 73वें संशोधन के अनुसार अपने अपने पंचायती राज अधिनियमों में बदलाव किया। हिमाचल ने भी अपना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पास किया। इसके अनुसार दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 को पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव हुए, ठीक है। तो हिमाचल में जो पंचायती राज अधिनियम था वो 1994 में पास हुआ, ठीक है। और 1995-96 में क्या हुआ, यहाँ पे जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लिए चुनाव करवाए गए। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। अब यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस संवैधानिक संशोधन का एक एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई थी, एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में उसने सिफारिश की थी। और उसकी सिफारिशों के जवाब में राजीव गांधी की सरकार थी, उसमें सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक बनाने के लिए जुलाई 1989 में लोकसभा में 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया। हालांकि लोकसभा ने बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने इसे मंजूरी नहीं दी। फिर उसके बाद वर्ष 1991 में 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने लोकसभा में फिर से बिल पेश किया और इसे 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा द्वारा और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 20 अप्रैल 1993 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में भाग 9 जोड़ा। इसका शीर्षक पंचायत है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा अधिनियम ने संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा है। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक काम शामिल हैं। अनुच्छेद 243 जी, ठीक है। कितने का कार्य है इसमें? 29, 11वीं अनुसूची, 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इस संशोधन से जोड़ा गया। अब कुछ प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं 73वें संवैधानिक संशोधन के, वो देख लेते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में 2 तरह के प्रावधान हैं, एक अनिवार्य और एक स्वैच्छिक, एक मैंडेटरी और एक वॉलंटरी। ये प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। अनिवार्य प्रावधान, सबसे पहले गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन करना, मतलब गांव स्तर पर एक ग्राम सभा का गठन करना। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना करना। ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करवाना। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो हैं और उपाध्यक्ष जो हैं, मतलब प्रधान और उप प्रधान जो है, उनका डायरेक्ट क्या होता है, इलेक्शन होता है। लेकिन जो पंचायत समिति है, मध्यवर्ती है और जिला स्तर पर जिला परिषद है, उसके
सदस्यों का चुनाव होता है डायरेक्ट, लेकिन जो अध्यक्ष हैं उनके या उपाध्यक्ष हैं उनका चुनाव जो है चुने हुए सदस्य अपने में से करते हैं। पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों, सदस्यों और अध्यक्षों दोनों के लिए आरक्षण होगा। तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, सदस्य में भी और अध्यक्ष में भी। ठीक है। सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना। तो इसका मतलब कार्यकाल कितना रखा है? 5 साल। ठीक है। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना। तो ये अनिवार्य प्रावधान है, मतलब ये कि ये चीजें जो हैं ये होंगी ही होंगी। ठीक है। जो राज्य सरकारें हैं या राज्य सरकारें अपने अपने पंचायती राज अधिनियम बनाएंगे, इन चीजों को आवश्यक रूप से ही रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे प्रावधान जिनको हम स्वैच्छिक प्रावधान कहते हैं। ठीक है। तो स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरली, ये छोड़ दिया है किसके ऊपर? ये छोड़ दिया है किसके ऊपर? राज्य सरकारों के ऊपर कि आप ये चीजें कर सकते हैं। पहला है संसद, संसद में 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों और राज्य विधायिका के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर आने वाले विभिन्न स्तरों पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना। दूसरा, किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, मतलब यह कि उन्हें स्वायत्त निकाय बनाना, यह भी स्वैच्छिक प्रावधान है। और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से कुछ या सभी को करने के लिए पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करना। ठीक है। और पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, अर्थात उन्हें कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, एकत्र करने और उचित प्रयोग करने के लिए अधिकृत करना। यह है स्वैच्छिक प्रावधान। ठीक है। मतलब ये कि ये छोड़ दिया है किसके ऊपर? राज्य सरकारों के ऊपर, कि वो अपने अपने यहाँ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये शक्तियां भी प्रदान कर सकती हैं या कार्य करने के लिए दे सकती हैं। ओके। तो ये तो थे कुछ प्रमुख प्रावधान। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। वैसे तो प्रावधानों से हमें पता लग गया है कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले है ग्राम सभा। ये इसकी मुख्य विशेषता है। यह अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है। यह ग्राम स्तर पर पंचायतों के क्षेत्र में शामिल किसी गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय है। एक पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर एक ग्राम सभा बनती है। अब ये जो ग्राम सभा है, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए मेरा एक वीडियो है, उसका मैं लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप जाइए और ग्राम सभा के बारे में ज्यादा आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। इसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो है आपका त्रिस्तरीय प्रणाली। यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है, अर्थात ग्राम स्तर पर पंचायत, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। अधिनियम इन सभी को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करता है। अब देखिए, पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। दूसरा, गांव का अर्थ क्या है? गांव का अर्थ है
राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस उद्देश्य के लिए गांव के रूप में निर्दिष्ट गांव और इसमें निर्दिष्ट गांव का एक समूह शामिल है। ठीक है। फिर मध्यवर्ती स्तर का अर्थ है इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव और जिला स्तरों के बीच का स्तर। गांव और जिले के बीच का स्तर मध्यवर्ती स्तर है, और जिले का मतलब राज्य में एक जिला। ठीक है। हालांकि 20 लाख से कम आबादी वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकता है। मतलब यह कि अगर 20 लाख किसी राज्य की आबादी है तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप मध्यवर्ती जो मतलब पंचायत समिति है उसका गठन करें। एक ग्राम पंचायत और जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है। अगली विशेषता है इसकी सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव। सभी स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वहां के निर्वाचित सदस्यों में से किया जाएगा। हालांकि ग्राम स्तर पर एक पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इस तरह से किया जाएगा जैसे कि राज्य विधायिका निर्धारित करती है। तो यहाँ पे विशेषता क्या है कि जो भी सदस्य हैं उन सभी का और सभी स्तरों पर उनका सीधे चुनाव जनता करेगी। सीटों का आरक्षण। यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत क्षेत्र में कुल जनसंख्या के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अधिनियम में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के लिए कुल पदों की संख्या का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है हिमाचल में वो 50% है, 1/2। 50% जो सीट्स हैं वो आरक्षित हैं किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है। अगला है आपका पंचायत की अवधि। अधिनियम प्रत्येक स्तर पर पंचायत को 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। हालांकि इसे अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत के गठन के लिए नए चुनाव 5 साल की अवधि की समाप्ति से पहले पूरे किए जाएंगे या विघटन के मामले में इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव होंगे। ठीक है। तो यह पंचायत की अवधि कितनी रखी गई है? 5 वर्ष। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी राज्य चुनाव आयोग। मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, मतलब वही करवाएगा। ठीक है। फिर है आपका वित्त आयोग। अधिनियम में प्रावधान है कि किसी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वह राज्यपाल को निम्नलिखित सिफारिश करेगा, और वो क्या है? सिद्धांत कौन कौन से? राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण, टैक्स कर्तव्यों, टोल और फीस का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपा जा सकता है, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान, पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय, पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। तो ये वित्त आयोग के कार्य हैं। ठीक है। अब आते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची जो ऐड की गई है 73वें संशोधन द्वारा। इसमें 29 विषय रखे गए हैं, और ये 29 विषय हैं ये: कृषि, कृषि विस्तार, भूमि सुधार, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, वन उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास,
पीने का पानी, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन, बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सहित तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित परिवार कल्याण, महिला विकास, सामाजिक कल्याण, विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव। ये 29 विषय हैं जो अनुसूची 11 में रखे गए हैं। ठीक है, ये हैं कार्य पंचायतों के, ये सौंपे जा सकते हैं किसको? पंचायतों को। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, हम कुछ छोटा सा देख लेते हैं पंचायत का संगठन कैसे होता है। प्रायः एक ग्राम पंचायत एक गांव या गांवों के समूह के लिए बनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार कम से कम 1000 या अधिक से अधिक 5000 जनसंख्या वाले गांव या गांवों के समूह के लिए ग्राम सभा का गठन किया जाता है, परंतु सरकार भौगोलिक स्थिति, परिवहन और संचार के साधनों और प्रशासनिक सुविधा की कमी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे क्षेत्र की घोषणा कर सकती है जिसमें एक गांव या समीपवर्ती गांवों का समूह शामिल हो, जिसकी आबादी 1000 से कम या 5000 से अधिक हो। यह ग्राम सभा के सदस्य अपने में से पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब यहां पे आता है कि ग्राम पंचायत में प्रधान और उप प्रधान को छोड़कर सदस्यों की संख्या निम्नलिखित पैमाने पर निर्धारित की जाएगी। 1750 तक की आबादी वाली ग्राम सभा के लिए 5 सदस्य, 1750 से 2750 तक की आबादी वाली ग्राम सभा के लिए 7 सदस्य, 2750 से 3750 तक की आबादी वाली ग्राम सभा के लिए 9 सदस्य, 3750 से 4750 तक की आबादी वाली ग्राम सभा के लिए 11 सदस्य होने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और इसके बाद भी है कि 4750 से अधिक की आबादी वाली ग्राम सभा के लिए 13 सदस्य हैं। तो ये हैं कि कितनी हमारे पंचों की या जो वार्ड मेंबर है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये 1750 तक की आबादी वाले ग्राम सभा के लिए जो 5 सदस्य की बात की है, तो हमारी ग्राम पंचायत का नक्शा कैसा होगा। देखिए, प्रधान होगा, उप प्रधान होगा और वार्ड सदस्य, 5 वार्ड सदस्य। तो ये हमारी क्या बन गई? ग्राम पंचायत। प्रधान, उप प्रधान और 5 वार्ड सदस्य। तो ये है हमारी क्या? ग्राम पंचायत। कितनी जनसंख्या के लिए? जहां पे 1750 तक जनसंख्या है। ठीक है, अच्छा जी, आगे आते हैं। पंचायत के कार्य देखते हैं क्या है। पंचायत के कार्य, पंचायतों के महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं बनाना। दूसरा, वार्षिक बजट बनाना और उसे ग्राम सभा के सामने पेश करना। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा करवाना। ग्राम पंचायतों को कर, फीस, दंड तथा सेस अधिरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक संपत्ति जैसे साइन बोर्ड, सड़क, मील पत्थरों, सार्वजनिक कुओं, नलों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य संस्थान भवनों आदि के संरक्षण की शक्तियां प्रदान की गई हैं। कुछ कर्मचारियों जैसे चपरासी, पुलिस सिपाही, हवलदार, वन रक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, पंचायत सचिव आदि द्वारा अविचार के संबंध में जांच और रिपोर्ट करने की शक्ति ग्राम पंचायत के पास है। ठीक है, तो ये थे कुछ कार्य पंचायत के। अब आते हैं पंचायत समिति का गठन। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक सेतु की तरह काम करती है। प्रत्येक पंचायत समिति में बहुत से सदस्य होते हैं। एक पंचायत समिति के लिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का सीधे निर्वाचन होता है। जिन पंचायत समिति के क्षेत्र की जनसंख्या 52,500 से कम है, उनमें सदस्यों की संख्या 15 होगी।
पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से समिति के चुने हुए सदस्य अपने में से करते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति क्षेत्र से लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, ग्राम पंचायत के प्रधानों का 5वां हिस्सा आदि भी पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अब पंचायत समिति के कार्य देखते हैं। कौन कौन से कार्य हैं पंचायत समिति के? पहला है अपने क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों के प्रबंधकीय कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण करना। दूसरा है ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना तथा उन्हें जिला परिषद के पास भेजना। तीसरा, सरकार तथा जिला परिषद द्वारा निर्धारित वार्षिक योजनाओं को तैयार करना। ठीक है। और अपने क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यों को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, और भी कार्य हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो पंचायत समिति के हैं वो ये हैं। अब आते हैं आगे, जिला परिषद का गठन। जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च इकाई है। जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से 30 तक हो सकती है। प्रत्येक जिले को वार्डों, क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है और हर एक वार्ड से एक सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 25,000 जनसंख्या के पीछे एक जिला परिषद सदस्य चुना जाता है। जिले में सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष और जिले से चुने गए लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है। अब इसके कार्य देखते हैं, कार्य क्या क्या है। किसानों को उन्नत एवं वैज्ञानिक कृषि यंत्रों की जानकारी देना और कृषि से संबंधित बीज, फार्म तथा व्यापारिक फार्म खोलने तथा उनकी देखभाल करना। छोटी सिंचाई योजनाओं का निर्माण तथा उसकी रक्षा करना। पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण करवाना। जिला परिषद तथा पंचायत समिति के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का तालमेल करना। जंगलों के बचाव एवं विकास से संबंधित कार्य। कुटीर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को समय पर प्रशिक्षण देना। भू संरक्षण या भूमि कटाव पर रोक लगाना। ठीक है। ये कार्य हैं किसके? जिला परिषद के। ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट और उसके प्रावधान और उससे संबंधित कुछ विशेषताएं। ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इट प्रोवाइड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड पर्टिकुलरली द ग्राम सभा। ठीक है। ग्राम सभा play an important role in the formulation of policy, in the formulation of development policies and programs at the village level, and they are responsible for the implementation of those policies and programs so that the people or the rural people get maximum benefit out of these programs. Okay, so it provides panchayati raj institutions satisfy the rural people by way of giving them right to choose their own local self government and also to manage all the things related to rural development, poverty alleviation and other social वेलफेयर प्रोग्राम्स। ओके, सो मुझे आशा है कि आपको जो मैंने ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर बनाया हुआ है 73rd अमेंडमेंट, ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन so that you can get the notification of my latest video। और शेयर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।